सभी को जय हिंद। मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज अनोदर टॉपिक पर वीडियो। आज का वीडियो भी आपके लिए खास रहने वाला है। इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको राष्ट्रपति के बारे में पूरे आर्टिकल समझाए थे, और जिसने वो किसी ने वीडियो नहीं देखा है वो आपको आई ऑप्शन पर आ रहा होगा लिंक, आप वहां से जाकर पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। आज की वीडियो होगी इमरजेंसी पर, आपातकाल पर, कि आपातकाल लगाने के क्या क्या प्रावधान है, किस तरीके से कब कब देश में इमरजेंसी इम्पोज हुई है। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक के सारे अनुच्छेदों को आज हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत बेनिफिट आपके लिए रहने वाला है ये वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। सबसे पहला अनुच्छेद आता है आर्टिकल 352। ठीक है, इसको भी मैंने पूरी स्लाइड को हिंदी में रखा है, हिंदी में समझाऊंगा। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल मैं इंग्लिश में भी लिखता रहूंगा, यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको हिंदी में बनाया है। आर्टिकल 352 बात करता है राष्ट्रीय आपातकाल की, यानी कि नेशनल इमरजेंसी। ये बात करता है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। अब बात करें नेशनल इमरजेंसी की, तो नेशनल इमरजेंसी के तीन कारण हो सकते हैं लगाने। शुरू के दो कारण तो होते हैं नेशनल इमरजेंसी के। शुरू के दो कारण में जो आपातकाल लगता है वो कैसा आपातकाल होता है, वो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि जिस जो पूरी कंट्री में लगता है। ठीक है, और जो ये तीसरा होता है सशस्त्र विद्रोह, इसे आंतरिक विद्रोह भी कहा जाता है। आंतरिक विद्रोह, यानी कि जब इसका ये नामकरण हुआ था उससे पहले इसे आंतरिक विद्रोह कहा जाता है, लेकिन अब इसे आर्म्ड रेबेलियन कहा जाता है। ठीक है, मैं भी आपको समझाऊंगा आर्म्ड रेबेलियन का मतलब क्या है। इसको भी संविधान में संशोधन करके ही जोड़ा गया, पहले इसका नाम आंतरिक विद्रोह ही हुआ। इस आंतरिक विद्रोह को कहा जाता है इंटरनल इमरजेंसी। ये इंटरनल इमरजेंसी होती है जो पर्टिकुलर किसी स्टेट्स में लगाई जाती है। ठीक है, अब बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो 352 के तहत ये प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपात कब कब घोषित किया जा सकता है। तो पहला कारण होता है वो, यानी कि अगर हमारी कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर होगा तब राष्ट्रीय आपातकाल को घोषणा की जा सकती है। ठीक है, दूसरा होता है बाहरी आक्रमण, यानी कि जब किसी दूसरी कंट्री ने हमारी कंट्री पर आक्रमण कर दिया है उस केस में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा पहले राजा की टेरिटरी हुआ करती थी। ठीक है, अब राजा पूरी प्रजा रातभर सो रही है और एकदम किसी दूसरे मतलब दूसरे किले के राजा ने क्या करा, उसके किले पर आक्रमण कर दिया, तो क्या होता था, सभी एकदम से एक्टिव हुआ हो जाते थे, है ना। सारा खाना पीना छोड़, इधर उधर जाना छोड़, सब केवल और केवल अपनी टेरिटरी को बचाने में लग जाते थे। सेम ऐसा ही है बाहरी आक्रमण, यानी कि हमें पता नहीं है और दूसरे देश ने हम पे सडन आक्रमण कर दिया है, तो उस केस में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है। ठीक है, और तीसरा कारण होता है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है आंतरिक विद्रोह। जब कोई स्टेट में इंटरनल डिस्टर्बेंस इतना क्रिएट हो जाए, इतना क्रिएट हो जाए कि वहां पर कानून की धज्जियां उड़ जाए, कानून को लोग माने ना। ठीक है, कानून में जो सारी लिखित बातें हैं उन बातों को कोई व्यक्ति माने ना, हथियार हाथ में उठा ले, किसी की भी हत्या होने लगे, और मतलब उपद्रव होने लगे, एक तरीके से पूरे स्टेट का डिस्टर्बेंस मतलब बद से बदतर होता चला जाए, तो उस केस में आंतरिक विद्रोह यानी कि सशस्त्र विद्रोह यानी कि इंटरनल इमरजेंसी वहां पर घोषित की जा सकती है। ठीक है, होती इमरजेंसी हमेशा घोषित राष्ट्रपति के द्वारा ही है। ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति ही इसकी घोषणा कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। कोई भी गवर्नर तक इमरजेंसी की घोषणा नहीं कर सकता, राष्ट्रपति ही इमरजेंसी लगाएगा आपातकाल, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो चाहे वो इंटरनेशनल इमरजेंसी हो। ठीक है, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, अभी मैं बताऊंगा फाइनेंशियल को। ठीक है, तो एक्सटर्नल इमरजेंसी से दो केसों में लगती है, एक युद्ध में एक बाहरी आक्रमण। ठीक है, दोनों केस में नेशनल इमरजेंसी लगती है। आज तक तीन बार नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगी है। पहली 1962 से 68 जब चीन का आक्रमण हुआ था। ठीक है, उस केस में नेशनल इमरजेंसी लगी थी 62 में, तो आपको याद रखना 1962 में पहली इमरजेंसी लगी। दूसरी इमरजेंसी लगी 1971 में जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था, तो पहली इमरजेंसी 1962 में, दूसरी इमरजेंसी 1971 से लेकर 77 तक चली थी, और तीसरी इमरजेंसी इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी 75 में, 1975 में, और ये इमरजेंसी रातों रात लगी। ठीक है, यानी कि इस इमरजेंसी को रातों रात लगाया गया था, और रेडियो से इसकी घोषणा की गई थी। अगले दिन देशवासियों को पता भी नहीं था कि रातों रात इमरजेंसी घोषित हो चुकी है देश में। अगले दिन रेडियो के तहत इंदिरा गांधी ने यह बताया कि देश में इमरजेंसी इम्पोज कर दी गई। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या क्या चीजें बदली वो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल 1975 में तीसरी इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी को, तो आज तक देश में तीन बार इमरजेंसी लगी है। चीन का युद्ध 62 का, पाकिस्तान का युद्ध 71 में, और एक बार इंदिरा गांधी के द्वारा 75। ठीक है, बात करें जब इंदिरा गांधी ने रातों रात ये इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद जब ये इमरजेंसी हटी तो इंदिरा गांधी की सरकार यहाँ पर गिर गई थी, और यहाँ पर पीआईएल डली थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये डाला गया था कि इंदिरा गांधी के द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई है उसके जो प्रावधान अगर देखे जाए तो वो गलत तरीके से लगाई गई, जिसमें ये मामला सिद्ध भी हुआ।
और ये पाया गया कि इंदिरा गांधी के द्वारा जो इमरजेंसी लगी थी वो गलत तरीके से लगी थी। इसी कारण उनकी सदस्यता भी वहां से छीन ली गई थी। ठीक है, और इंदिरा गांधी की द्वारा पूरी सरकार गिर गई थी और यहाँ पर सरकार आई थी फिर मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई। जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहला यही यहाँ पर प्रावधान जोड़ दिया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत उन्होंने ये जोड़ा कि आपातकाल की जो घोषणा है, जब तक मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को मतलब अनुमति ना दे दे, इमरजेंसी लगाने की सिफारिश ना कर दें, तब तक राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी के समय में अगर मैं बात करूं तो उस समय देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। उस वक्त थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद के पास वो जाती हैं और आपातकाल की घोषणा की रिकमेंडेशन दे देती है, जिसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और इमरजेंसी इम्पोज हो जाती है। लेकिन जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत सबसे पहले यही बात बदली कि भाई राष्ट्रपति अपने आप से इमरजेंसी घोषित नहीं कर सकता, जब तक मंत्रिमंडल लिखित रूप में इसकी सिफारिश न दे दे तब तक राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित नहीं कर। ठीक है, ये 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ दिया गया। बात करें कि राष्ट्रीय जो आपातकाल है इसको कब तक लगाया जा सकता है। अब भाई हमें थोड़ी पता है हमारा किसी दूसरे देश से युद्ध कब तक चलेगा। अब देखो 62 से 68 यहाँ तो 6 साल ही चला, 71 से 77 यहाँ भी 6 साल चला। अब जरूरी है किसी के साथ युद्ध 6 साल चला, हो सकता है 2 साल चले, 3 साल चले, 1 साल चले। तो यानी कि अनिश्चित काल तक, अनिश्चित काल तक इसको लगाया जा सकता है, अनिश्चित काल तक। यानी कि जब तक युद्ध रहेगा तब तक नेशनल इमरजेंसी इंपोज रहेगी। इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि 3 साल लगा दी, 4 साल लगा दी, 5 साल लगा दी। लेकिन जब भी इमरजेंसी समाप्त होगी, यानी कि जब ये इमरजेंसी खत्म होगी, उसके 6 महीने के भीतर चुनाव होने आवश्यक। यानी कि जैसे ही इमरजेंसी हटेगी, इमरजेंसी के हटते ही 6 महीने के भीतर सभी में चुनाव होने आरंभ कर दिए जाने चाहिए। चाहे कैसी स्थिति हो, लेकिन 6 महीने के अंदर चुनाव होने ही। जब आपातकाल घोषित होता है तो हमारा जो बाइलेटरल कैमरलिज्म है, यानी कि जो द्वैत शासन चलते हैं स्टेट में सीएम के द्वारा और केंद्र में संघ सरकार चलाती है, वो एक हो जाता है, यूनिकैमरलिज्म हो जाता है। यानी कि पूरी की पूरी सरकार संघ के हाथ में आ जाती है। फिर उस केस में ना राज्य के सीएम के हाथ में पावर रहती है, ना यूनियन टेरिटरी के किसी गवर्नर के हाथ में, सारी पावर संघ के हाथ में आ जाती है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यूनिकैमरलिज्म बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी बात याद रखना है कि एकल सरकार आ जाती है पूरी, जैसे ही इमरजेंसी इंपोज होती है, नेशनल इमरजेंसी। इसके बाद आपातकाल के समाप्त होते ही 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव होना जरूरी है। और जो ये आर्टिकल 352 है, यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इस पर न्यायिक पूर्वालोकन हो सकता है। न्यायिक पूर्वालोकन का मतलब है कि इसमें न्यायालय की शरण आपको प्राप्त है। भाई आर्टिकल 352 का सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए पीआईएल दाखिल करके इसका पूर्वालोकन किया जा सकता है, जैसे इंदिरा गांधी के समय में इसका हुआ है। तभी तो पता लगा कि गलत तरीके से लगाई गई थी, तभी तो मोरारजी देसाई ने संविधान में संशोधन करके ये बात लिखी कि मंत्रिमंडल लिखित रूप में देंगे तभी ही राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकते हैं, अन्यथा लगेगी ही नहीं। ठीक है, तो न्यायिक पूर्वालोकन इस पर किया जा सकता है। और आर्टिकल 20 और 21 ये कभी भी निलंबित नहीं होते, यानी कि आपके जीने का अधिकार या किसी व्यक्ति को एक सजा के लिए दोहरे दंड की जो प्रावधान है वो कभी भी निलंबित नहीं होंगे। बाकी सारे के सारे आपके मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो पूछा जाता है कि अ, कब ऐसा होता है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन होने के बावजूद भी आर्टिकल 332 या आर्टिकल 226 की शरण प्राप्त नहीं होती, तो इमरजेंसी में ऐसा होता है। लेकिन उस केस में भी आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होते। ठीक है, बाकी आर्टिकल्स को राष्ट्रपति के द्वारा ही निलंबित किया जाता है और आर्टिकल 359 के तहत ऐसा किया। लेकिन आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति को ये प्रावधान है कि वो बाकी के बाकी मौलिक अधिकारों को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड का मतलब होता है कुछ समय के लिए, जब तक इमरजेंसी घोषित रहेगी तब तक वो आर्टिकल आपके सस्पेंड रहेंगे। जैसे बोलने की आजादी नहीं होगी, है ना, पब्लिक जॉब अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी की आजादी नहीं होगी, डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं होगी, है ना, अनटचेबिलिटी की बात नहीं होगी। मतलब उस केस में कोई भी ऐसी जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे, आपके धार्मिक स्वतंत्रता, बाकी सारी स्वतंत्रता आपकी सस्पेंड कर दी जाएगी। केवल दो आर्टिकल बचेंगे जो सस्पेंड नहीं होंगे, एक आर्टिकल 20 और एक आर्टिकल 21। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये 352 आर्टिकल। अगला आता है 356, जिसको हम इंटरनल इमरजेंसी कह रहे थे, यानी कि जब राज्य में कोई संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी कि कोई स्टेट है और उस स्टेट में इंटरनल डिस्टर्बेंस इतना क्रिएट हो गया है कि वहां पर संवैधानिक तंत्र पूरी तरीके से विफल हो चुका, इंटरनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से। ठीक है, यानी कि लोगों को मारा काटा जा रहा है, पुलिस का शासन वहां पर बिल्कुल क्या कमजोर पड़ गया है, कानून को लोग मान नहीं रहे हैं,
है ना, और बहुत तरीके के दंगे फसाद ये सब हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेट में लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। तो उस केस में इंटरनल डिस्टरबेंस ज्यादा क्रिएट होने की वजह से या संवैधानिक तंत्र का विफल होने की वजह से आर्टिकल 356 के तहत कैसी इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। इंटरनल इमरजेंसी, क्योंकि यहाँ पर किसी दूसरे देश के साथ युद्ध नहीं है, यहाँ आंतरिक विद्रोह होने की वजह से ऐसा हुआ है, यानी कि आर्म्ड रेबेलियन, यानी कि लोगों ने हथियार उठा लिए, जबकि हथियार हर किसी को चलाने का आजाद थोड़ी होती है भाई। जिस पर लाइसेंस है ना, वो भी गलत तरीके से अगर हथियार का उपयोग करेगा तो उसका लाइसेंस तक कैंसिल हो जाता है। तो हथियार उठाने की इमरजेंसी, हथियार उठाने का तो किसी को भी फ्रीडम नहीं है ना। अब हथियार उठा रखे लोगों ने, खून खराबा हो रहा है, स्टेट में संवैधानिक तंत्र पूरी तरीके से विफल हो चुका है, इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत बढ़ चुका है। तो उस केस में केंद्र सरकार पूरे राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैंने पॉइंट के तहत समझाया भी है कि केंद्र सरकार राज्य का शासन अपने हाथों में ले लेगी और राज्यपाल उस राज्य को संभालेगा। भाई अगर मैं स्टेट की बात करूं, जैसे अगर मैं यूनियन की बात करता हूँ, पहले यूनियन को समझो। यूनियन मतलब केंद्र। केंद्र में अगर मुख्य प्रधान की बात करें तो आप कहते हैं मुख्य प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम, है ना। लेकिन नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? तो प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट होता है। और प्रेसिडेंट की ताकत ये भी कि जब तक प्रेसिडेंट साइन ना कर दे कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता। लेकिन प्रेसिडेंट उस साइन को करने से रोक भी नहीं सकता। मैंने आपको उसकी वीटो पावर भी बताई थी, है ना। तो वीटो पावर का भी इस्तेमाल करने के बावजूद भी नाम मात्र का प्रधान ही रहता है। तो प्रेसिडेंट नाम मात्र का प्रधान है। ऐसे ही स्टेट में बात करें तो स्टेट में दो होते हैं, एक मुख्य प्रधान होते हैं सीएम यानी कि मुख्यमंत्री, और नाम मात्र के प्रधान यहाँ पर भी होते हैं जिन्हें कहा जाता है गवर्नर। कौन होते हैं? गवर्नर। जब किसी भी स्टेट में इंटरनल इमरजेंसी घोषित होती है तो वहां पर मुख्यमंत्री हट जाते हैं। पूरा का पूरा स्टेट का जो शासन है वो केंद्र सरकार के द्वारा गवर्नर को दे दिया जाता है। और गवर्नर चाहे इसकी सिफारिश करे या ना करे, अगर संघ सरकार को लगेगा कि इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत क्रिएट हो गया है, संवैधानिक तंत्र पूरी तरीके से विफल हो चुका है, तो केंद्र सरकार उस राज्य के शासन को अपने हाथ में ले लेगी और राज्यपाल को ये बोलेगी कि अब इस राज्य को आपको संभालना है। और राज्यपाल किसको रिपोर्ट करेंगे? प्रेसिडेंट। याद रखना, राज्यपाल हमेशा रिपोर्ट प्रेसिडेंट को ही करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही राज्यपालों को भेजा जाता है। तो इसलिए राज्यपाल इसकी सिफारिश करें या ना करें, तब भी राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। और करने का वही प्रावधान है कि संवैधानिक तंत्र वहां पर अगर विफल हुआ है तभी ऐसा हो सकता है। और ये जो घोषणा होती है ये 2 महीने के लिए ही रहेगी, यानी कि एक बार में इंटरनल इमरजेंसी 2 महीने के लिए लगाई जा सकती है। तो जैसे ही 2 महीने के लिए इंटरनल इमरजेंसी लगेगी और 2 महीने के अंदर अंदर संसद का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा, यानी कि संसद जब इसको पारित कर देगा, मतलब संसद के अंदर लोकसभा में या राज्यसभा में जहां भी ये पारित होगा, अगर वहां पर मेजोरिटी के साथ ये पक्ष में वोट डलता है कि हाँ यहाँ पर इंटरनल इमरजेंसी लगाना सही है और अभी आगे और इसकी आवश्यकता है, तो संसद के अनुमोदन मिलने पर इसको एक बार में 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब 6 महीने बाद फिर दोबारा से संसद का अनुमोदन लेना पड़ेगा, फिर इसको अगले 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि एक बार में इसको 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। और जब ये स्टार्टिंग में लगेगी केवल 2 महीने के लिए इसको लगाया जा सकता है। 2 महीने के बाद संसद का अनुमोदन लेती है, 6 6 महीने लगेगी। इस तरीके से इसकी अधिकतम सीमा 3 वर्ष की होती है, जबकि एक्सटर्नल इमरजेंसी की कोई सीमा नहीं है, वो अनंत काल तक लगाई जा सकती है। लेकिन जो इंटरनल इमरजेंसी है वो केवल 3 साल तक लगाई जा सकती है। और लगाने का तरीका वही है कि पहले ये 2 2 महीने के लिए लगती है, फिर 6 6 महीने तक के लिए इसको, मतलब पहले ये 2 महीने के लिए लगती है, फिर संसद का अनुमोदन लेने पर इसको 6 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अगली बात यह है कि इसकी न्यायिक समीक्षा बिल्कुल हो सकती है। जैसे न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 352 की ही थी, ऐसे ही न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 356 की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इंटरनल इमरजेंसी है जिसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस होने पर या संवैधानिक तंत्र विफल होने पर केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल को पूरा शासन उस राज्य का दे दिया जाता है। ठीक है, और वो रिपोर्ट किसको करेगा? प्रेसिडेंट। लास्ट हमारा अनुच्छेद आता है इमरजेंसी में 360। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगती है तो जो आर्थिक स्थिति है देश की वो बिल्कुल से बदतर हो जाए। हाँ, यानी कि लोगों की जो जी हमारे देश की जो जीडीपी है वो इतनी नीचे गिर जाए कि लोगों पर एक वक्त का खाने के पैसे तक ना हो। ठीक है, और महंगाई इतनी चरम पर हो जाए, इतनी चरम पर हो जाए कि खरीदने के लिए तो मतलब ही नहीं हो। तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। ठीक है, बात करूं तो 1991 में ऐसे हालात बने थे कि देश में वित्तीय आपातकाल लग सकता था, मगर उस समय नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव की सरकार थी।
ठीक है, वो उस समय के कौन थे, प्रधानमंत्री, और वहां पर मनमोहन सिंह उस समय के थे वित्तीय मंत्री यानी कि फाइनेंशियल मिनिस्टर। तो इन्हीं की पॉलिसी के तहत उस वक्त 1991 में जो पूरे के पूरे आसार ऐसे लग रहे थे कि वित्तीय आपातकाल लग सकता है, मगर लगा नहीं था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पॉलिसी के तहत उसको बचा लिया था। ठीक है, तो इन्होंने पॉलिसी बनाई थी जिसके तहत इन्वेस्टमेंट बढ़ा था और फाइनेंशियल इमरजेंसी से हम उभरते हुए आ गए थे। ठीक है, तो उसी तरीके से इमरजेंसी आज तक हमारे देश में इंटरनल भी लगी है, एक्सटर्नल भी लगी है। इंटरनल मैंने बताया सबसे ज्यादा पंजाब में लगी है इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी 3 बार लगी है, 62 में लगी थी जब चाइना से युद्ध था, 71 में लगी थी जब पाकिस्तान से, और 75 में लगाई थी इंदिरा गांधी ने। तो एक्सटर्नल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है। ठीक है, लेकिन आज तक हमारे देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अभी हाल ही में न्यूज में था श्रीलंका, आपको याद हो श्रीलंका में वित्तीय आपातकाल लगा था। ठीक है, तो श्रीलंका में वित्तीय आपातकाल लगा था जहां पर महंगाई इतनी बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई थी कि हद से ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण लोगों की आजीविका मतलब बिल्कुल खतरे में आ गई थी। उस केस में वित्तीय आपातकाल श्रीलंका में घोषित हुआ था। अच्छा, ये भी वही बात है कि इसकी घोषणा के बाद इसे 2 महीने तक लगाया जा सकता है, और फिर इसका संसद का अनुमोदन लेने के बाद इसको अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है। यानी कि जैसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा हुई, तो घोषणा होने के ये 2 महीने तक तो लगी रहेगी। 2 महीने के बाद वही संसद का अनुमोदन लेना होगा, जैसे इंटरनल इमरजेंसी में लिया गया था। लेकिन अनुमोदन लेने के बाद फिर इसको अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है, यानी कि तब तक लगाया जा सकता है जब तक देश की आर्थिक स्थिति कंट्रोल में ना आ जाए। तो आप याद रखना, आर्टिकल 352 इसकी लिमिट क्या है, अनिश्चित काल तक लगता है ये भी, और आर्टिकल 360 ये भी अनिश्चित काल तक लगता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा आर्टिकल 356 है इंटरनल इमरजेंसी के जो प्रावधान करता है, वो अनिश्चित काल तक नहीं है। उसकी मैक्सिमम कितनी सीमा है, तो वो 3 साल तक ही लगाया जा सकता है। जब वो लागू होता है तब 2 महीने तक, और 2 महीने के बाद संसद का अनुमोदन लेने के बाद वो 6 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 महीने ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपातकाल देश में लगाए जा सकते हैं, यही प्रावधान संविधान में निहित है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए।